सो नेशनल इनकम बेसिकली इकोनॉमिक्स का मेजर पोर्शन इज दिस ओनली, क्योंकि आप कुछ भी पढ़ रहे हो आपको इकोनॉमिक टर्म में से समझना है। आपके आसपास प्रोडक्शन हो रहा है, कंजम्पशन हो रहा है, फॉर्म्स हैं, सब कोई एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। आप घर पे, आप यहाँ पे भी बैठे हो, इट इज ऑल्सो एन एक्टिविटी, एज इन यू हैव पेड फीस, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन आ गया। यहाँ पे आप टाइम दे रहे हो, कुछ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का भी कॉन्सेप्ट आ रहा है, कुछ छोड़ के यहाँ पर आए हो, वो सब भी चीज़ें हैं। तो नेशनल इनकम इज बेसिकली टॉकिंग कि क्या कंट्री में एक्टिविटीज हो रही हैं, कहाँ कहाँ से पैसे आ रहे हैं कंट्री में। ठीक है, नेशनल इनकम का सबसे बेसिक टॉपिक इज जीडीपी। अब जीडीपी क्या होता है, साथ साथ लिखो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब मैं तीनों टर्म्स को इंडिविजुअली बताऊंगी, ठीक है। अब ग्रॉस, देखो इंग्लिश में हमने तीनों समझा हुआ है कि ग्रॉस क्या होता है, डोमेस्टिक क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है बेसिकली, लेकिन इकोनॉमिक टर्म में व्हाट इज अ ग्रॉस टर्म मीन। जैसे एक बिल होता है, आपने देखे हैं सबके घर में, आप कुछ भी खरीदते एक बिल बनता है, उस बिल में नीचे लिख कर आता है ना सब कुछ कैलकुलेट होके कि ग्रॉस पेमेंट मतलब टोटल पेमेंट। तो बेसिकली ग्रॉस मीन्स टोटल, जिसमें सब इंक्लूडेड हो। ठीक है, जैसे कि कोई मशीन है, वो मशीन की ग्रॉस वैल्यू क्या होती है, जिसमें डेप्रिसिएशन भी इन्वॉल्व्ड हो। सो अगर ग्रॉस से हमें नेट में जाना है, नेट क्या है, नेट मतलब निकाल के किसी वैल्यू को रिमूव करके, ठीक है। तो ग्रॉस मतलब यू हैव इंक्लूडेड एवरीथिंग, एंड नेट मतलब यू हैव रिड्यूस्ड वन पार्ट, एंड व्हाट इज दैट वन पार्ट, depreciation. You will subtract depreciation to reach at net. ठीक है, आया समझ। दोबारा बताती हूँ मैं, देखो बहुत बेसिक है। जीडीपी क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस मतलब ओवरऑल टोटल, डोमेस्टिक का मीनिंग मैं सेपरेटली बताऊंगी, और प्रोडक्ट मतलब आउटपुट, कुछ भी जो बन रहा है किसी भी चीज में, ठीक है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस से आप नेट पर आ रहे हो, डेप्रिसिएशन हटाना होता है। व्हाट डेप्रिसिएशन, अच्छा ठीक है मैं बताती हूँ। एक आपने कार खरीदी, ठीक है, या बस खरीदी, कुछ भी खरीद लिया, कुछ भी खरीदा है, बट इट शुड बी अ कैपिटल गुड, क्योंकि कैपिटल गुड क्या होता है, जो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं, जो शॉर्ट टर्म के होते हैं। ब्रेड खरीदी आपने, दैट इज अ कंज्यूमर गुड, आज आप कंज्यूम कर रहे हो। बट कैपिटल गुड, आपके पास घर है, आपकी कोई स्कूटी कार कुछ भी होगी, वो कैपिटल गुड है ना, वो कुछ टाइम तक चलेगा, आपने उसमें इन्वेस्टमेंट करी है। बेसिकली जिसमें हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, वो आपका कैपिटल गुड में आता है। अब कोई भी चीज आप खरीद रहे हो, उसमें वैल्यू, आज आपके पास आईफोन है, आपने कितने का खरीदा है, अगर 50-90,000 सपोज, अब कल उसकी वैल्यू क्या 90,000 रहेगी, इनफैक्ट विद इन अ डे कम हो जाती है आईफोन की वैल्यू। तो आज आपके पास अगर आईफोन 16 है, एक साल बाद उस फोन की वैल्यू कम होगी। इस प्रोसेस को आप डेप्रिसिएशन बोलते हो। डेप्रिसिएशन मतलब रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ द एसेट, वो जो आपका एसेट है उसमें वैल्यू कम हो रही है, उस टर्म को हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। ठीक है, समझ आया। सो जैसे ये आप ले लो, ये आपका फोन ही है, फोन, या आप एक कार ही ले लो। कार आपने खरीदी थी 3 लाख रुपीज की, ठीक है, 3 लाख रुपीज की थी। आप ये कार 3 साल से चला रहे हो, हर साल कुछ वैल्यू कम होगी ना, क्योंकि आप इस कार को किसी मार्केट में जाके दोबारा सेल करोगे, वो सेकंड हैंड बन जाएगी। क्या आपको वो बोलेगा इंसान कि मुझे 3 लाख की वापस दे दो, क्योंकि मैंने तो 3 लाख की खरीदी थी, 12 लाख की खरीदी थी, मुझे दोबारा रीसेल करना है एट एग्जैक्ट 12 लाख। तो आपसे सामने वाला इंसान बोलेगा नहीं ऐसा नहीं पॉसिबल है, नहीं तो यूज्ड कार है, इसकी वैल्यू तो अब कम हो गई है। ये वैल्यू कम कैसे हो रही है, बिकॉज इट इज अ यूज्ड, है ना, कुछ तो डेप्रिसिएशन पे इसको हम अकाउंट करते हैं। सपोज वियर एंड टीयर हो गया इसका, मशीनरी का वियर एंड टीयर मतलब यूज कर करके कुछ खराब हो जाती हैं चीजें, है ना, आपने यूज करा, डैमेज हो गया थोड़ा सा, तो इसकी वैल्यू में रिडक्शन आ गया 60,000 का। ये जो अमाउंट में दिख रही हूँ ना, ये दिस इज डेप्रिसिएशन, दिस इज द वैल्यू जो अब रिड्यूस होगी। तो ओवरऑल अब कितना पैसे में आप इसको अब कितनी एक्चुअल वैल्यू इसकी बच रही है, अरे हर साल कम होती है, ये इस साल कम हुई है, हो सकता है नेक्स्ट ईयर ये और 40,000 कम हो गई। अभी आप भी सोच रहे हो कि मैम ये अमाउंट आ कैसे रहा है, ये अमाउंट किसी भी बेस पे आ सकता है। सपोज मेरी कार थी, उसमें एक बहुत बड़ा डैमेज हो गया, मैंने उसको सही करवाया, उसमें मेरे 40,000 रुपीज लगे, वो मैंने डेप्रिसिएशन में इन्वॉल्व कर लिया ना, कि इतनी वैल्यू मेरी कम होगी क्योंकि इतना वियर एंड टीयर हो गया, चीजें खराब हो गई हैं, तो यहाँ पे मैंने इसको रिड्यूस कर दिया। दिस इज अगेन डेप्रिसिएशन ऑफ द नेक्स्ट ईयर। सो ग्रॉस से नेट पर आने के लिए आपको
डेप्रिसिएशन माइनस करना होता है। अब ये मैं क्यों बता रही हूँ, इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जीडीपी तो है इम्पॉर्टेंट, बट नेशनल इनकम जीडीपी नहीं होता। नेशनल इनकम बेसिकली ये होता है, एनएनपी होता है। अब आप एक चीज देखोगे, जी बन गया एन, डी भी बन गया एन, अब पी सेम रहेगा क्योंकि पी तो प्रोडक्ट है ना, आप इकोनॉमिक टर्म पे बात करो, प्रोडक्ट ही है। अब मैंने आपको एक चीज सबसे पहले स्टार्ट कर दी कि ग्रॉस क्या होता है, सब कुछ इंक्लूड करता है। ग्रॉस से नेट पे कैसे जाएंगे, आपको क्या माइनस करना है, माइनस कर देना है, ठीक है। अब आ रहे हैं नेक्स्ट चीज पर। नेक्स्ट चीज पे हम बात करेंगे, यहाँ पे डेफिनेशन में बीच में बोल देती हूँ, लिख लो, जीडीपी की डेफिनेशन लिख लो, ठीक है। और अगर कुछ बीच में समझ ना आया करें, यू कैन स्टॉप मी एंड आस्क, और मुझे क्लास के बाद भी आप लोग एक फीडबैक बता के जा सकते हो कि मैम क्लास अच्छी थी या नहीं थी, थोड़ा सा आप ये कर सकते हो, थोड़ा ये चेंज कर सकते हो नेक्स्ट क्लास के लिए। सी आई एम टीचिंग फॉर यू, तो आपको कैसा समझ आ रहा है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कुछ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, यू कैन टेल मी, ठीक है। हाँ, बट वो वैल्यू तो कम हो रही है ना, वो सही मैंने कराया, वो मेरी मर्जी है, लेकिन अगर मैं उसको कहीं रीसेल करने ले जाऊं, वो इंसान बोलेगा नहीं देख के ये तो खराब है भाई, इसका मैं 40,000 तो कम ले। मैंने एग्जांपल दिया है कि वो वैल्यू कम कैसे जा रही है, कैसे कम हो रही है। मैंने एक्सपेंडिचर कर दिया ना 40,000 का, खर्च हो गया ना मेरे उसमें, तो मेरी एक्चुअल वैल्यू में से 40,000 खर्च हो गए। भले वो चीज़ ठीक हो, आपका फ़ोन ही है, फ़ोन में आपकी बैटरी खराब हो गई, आप इसको ठीक कराओगे ना, कराओगे, बट फिर भी ये फ़ोन आप मार्केट में लेके जाओगे फॉर द सेकेंड टाइम, क्या उसी वैल्यू पे मिलेगा जिस पे आपने खरीदा था? यही तो बात है। आप फ़ोन, सबके फ़ोन डैमेज होता है, कुछ भी हो जाता है, उसको हम दोबारा सेल करते हैं, तो क्या वो हमें एग्जैक्ट वही अमाउंट देता है जिसमें हमने खरीदा था? बिल्कुल नहीं देगा। क्यों देगा? बिकॉज देर इज अ प्रोसेस नोन एज डेप्रिसिएशन दैट इज हैपनिंग। अच्छा, जीडीपी की डेफिनेशन आई एम टेलिंग, अभी जीडीपी बताऊंगी, जीडीपी के बाद आएगा डोमेस्टिक, क्योंकि इसमें आप लिख लोगे उसमें ही इन्वॉल्व हो जाएगी डेफिनेशन। देखो, जीडीपी इज द goods and services produced within a country during a specific period of time, within the specific period of time under the domestic territory. It is the most common way to measure a country's economic activity. अब यहाँ से मैं ना ऐसा कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रही हूँ, हो सकता है किसी को थोड़ा सा डाउट हो, बट आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट। एक से मैंने हटा दिया। अभी इसमें एक वर्ड आया, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। अब इसका क्या मतलब है? इसमें आ गई आपकी बात डोमेस्टिक टर्म की, जो हमारा 3 वर्ड का ये वर्ड है, 3 लेटर्स का, जीडीपी, ये आपका डिनोट कर रहा है डोमेस्टिक। अब डोमेस्टिक का क्या मतलब है? डोमेस्टिक टेरिटरी। अब हम कहाँ रहते हैं? हम रहते हैं इंडिया में। तो इसका मतलब है, मुझे मतलब नहीं है कोई भी इंसान प्रोड्यूस कर रहा है, हो सकता है एक अमेरिका का इंसान इंडिया में आके रह रहा है, वो प्रोड्यूस कर रहा है, तो अब हम उसे ये थोड़ी बोलेंगे कि ही इज अमेरिकन, उसकी जीडीपी यूएसए वाले में इंक्लूड होनी चाहिए। नो। कौन सी डोमेस्टिक टेरिटरी में वो काम कर रहे हैं?
इंडिया में कर रहा है तो हम कहाँ इंक्लूड करेंगे, इंडिया में करेंगे। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि एनएनपी में थोड़ा सा अलग चलेगा, वहाँ पे हम नेशनल और नेशन या सिटीजन्स पे बात करेंगे, यहाँ पे हम टेरिटरी की बात करें, एरिया की बात करें। अब एक सी है जो इंडिया के नाम पर है, एक सी पोर्ट है, यहाँ पे हमारे आसपास जो श्रीलंका के पास पोर्ट्स हैं, वहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज की भी शिप आ रही हैं, लेकिन हम उसमें डील कर रहे हैं, तो वो हमारी ही कंट्री की जीडीपी में अकाउंट होगा। एक एक एम्बेसी है, मेरी एम्बेसी है इंडिया की, वो कहीं और चल रही है, उसमें कोई भी काम कर रहा है, बट वो डोमेस्टिकली कौन सी टेरिटरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इंडिया की। तो ऐसा आ सकता है कि देर इज अ टेरिटरी, देर इज अ एम्बेसी जिसमें चाइनीज पीपल वर्क कर रहे हैं, लेकिन वो इंडियन एम्बेसी है, क्या वो डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगी कि नहीं आएगी, आएगी, और वो जीडीपी में इंक्लूड होगी कि नहीं होगी, होगी। ठीक है, ये बेसिक चीज समझ आई। अभी मैं आपको और बताती हूँ, फिशरीज या फिशिंग प्रोसेस। अब फिशिंग आप किसी को रोक नहीं सकते, कल भी मैंने एक चीज में बताया था। बेसिकली फिशिंग में ये मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, वो पानी है, लेकिन है किसके आसपास, किसकी टेरिटरी के पास है, इफ इंडिया की टेरिटरी के आसपास है तो वो इंडिया की जीडीपी में आएगा। डोमेस्टिकली किसकी बात कर रहे हैं हम, इंडिया की। तो डोमेस्टिक टेरिटरी की बात करें, टेरिटरी इज बेसिकली एरिया, इंडिया। ठीक है, अभी ये समझ आया नहीं आया, प्रोडक्ट का कोई डेफिनेशन नहीं, प्रोडक्ट तो नॉर्मल कोई भी चीज हो गया, तो ग्रॉस मतलब जिसमें डेप्रिसिएशन वगैरह इन्वॉल्व है, टोटल वैल्यू की बात करें। डोमेस्टिक मतलब कि कोई भी चीज जो डोमेस्टिकली, डोमेस्टिक टेरिटरी जिसकी कौन सी होगी, इंडिया होगी, रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, इसका भी बोल दूं मैं, इसकी कुछ पॉइंट्स बोल रही हूँ, लिखो। हाँ, द इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ इंडिया इंक्लूड्स द फॉलोइंग। ये बात मैं बोल रही थी, जो डोमेस्टिक टेरिटरी की बात है ना, अगर आपको बाई चांस कभी कभी समझ ना आए कि क्या हो रहा है, क्या इसको हम इंक्लूड करेंगे डोमेस्टिक में, कभी कभी बहुत कंफ्यूजिंग होता है कि ये आएगा इंडिया की जीडीपी में कि नहीं आएगा, वहां के लिए ये प्रोसेस है। लिखो, लिख लिया फर्स्ट लाइन, द इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ इंडिया इंक्लूड्स द फॉलोइंग। फर्स्ट पॉइंट, द एरिया lying, the area lying कहाँ पर है वो, the area lying within the political borders, विद इन द पॉलिटिकल बॉर्डर। अगर इंडिया ऐसी है, इसी के बॉर्डर पे कुछ लाई कर रहा है, तो तब भी वो इंडिया के जीडीपी में ही आएगा। समझ आया, क्यों, क्योंकि वो डोमेस्टिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इंडिया की टेरिटरी को। ठीक है, तो जो भी पॉलिटिकल बॉर्डर्स ऑफ इंडिया की कोई भी चीज लाई कर रही है, वो हम इंडिया के जीडीपी में अकाउंट करेंगे। कॉमा, नेक्स्ट पॉइंट, इंक्लूडिंग द टेरिटोरियल वाटर्स, इन वाटर भी आ रहा है, मैंने इसका एग्जाम्पल बताया है, हमारे आसपास का जो शिप पोर्टिंग वगैरह चल रही है, उनमें भी जो चीजें चल रही हैं, वो भी इंडिया को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंडिया के जीडीपी में अकाउंट होगा। इंक्लूडिंग द टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ द कंट्री, वाटर, वाटर, ये थोड़ा बड़ा पॉइंट होगा। नेक्स्ट पॉइंट, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट रन बाय द कंट्रीमैन ships and aircrafts run by the countrymen between two or more countries। वो एयरक्राफ्ट हमारी कंट्रीज के जाते हैं ना, दूसरी कंट्रीज में भी जाते हैं, बट वो एयर इंडिया बोल रहा है, रिप्रेजेंट तो एयर इंडिया कर रहे हैं, तो उसमें जितने भी लोग ट्रैवल करेंगे, कहाँ पैसा आएगा, इंडिया के जीडीपी में आएगा। समझ आ गया। will include, next point, will include the income, will include the income generated by MNCs। मल्टीनेशनल कंपनी है, इंडिया की कंपनी है, बाहर ऑपरेट कर रही है, इसका ये मतलब है इस पॉइंट का। मल्टीनेशनल कंपनी है बट इंडिया की है, बाहर काम कर रही है, ये एम्बेसीज हो गया, इंडियन एम्बेसी फॉरेन में है, बट आएगा तो उसका मनी इंडिया में ना, ये बात है। समझ आ रहा है, मैंने एग्जांपल में एम्बेसी बोला है, बट एमएनसी लिख लो, मल्टीनेशनल कंपनी। नेक्स्ट, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स, फिशिंग वेसल्स, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स
फिशिंग वेसल्स, ऑयल, अब ये जो चीज़ है ना, इन फिशिंग वेसल्स, ऑयल, नेचुरल गैस, ऑपरेटेड बाय द नेशनल्स, इंडिया ऑपरेट कर रही है इसको। एक फिशिंग वेसल है, मेरा फिशिंग का पोर्ट है, कोई वेसल है, कोई नेचुरल गैस का बहुत बड़ा चीज़ है, लेकिन इंडिया रिप्रेजेंट कर रही है उसको, इंडिया ऑपरेट कर रही है, तो वो कहाँ आएगा कि इंडिया में, इंडिया के जीडीपी में अकाउंट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट एक लास्ट पॉइंट, मिलिट्री। मिलिट्री भी बहुत बड़ा पॉइंट है, एक बार आया था इस पे क्वेश्चन, मिलिट्री की सर्विसेज अगर होती है तो आप क्या जीडीपी में लाओगे उसको? और वो मिलिट्री जो है वो इंडिया की है लेकिन काम कहीं और कर रही है, ऐसा भी हो सकता है। बट बात ये है ना कि वो डोमेस्टिकली कहाँ पे इंक्लाइंड है, इंडिया की तरफ इंक्लाइंड है, तो वो इंडिया की जीडीपी में ही आएगा। अब जब मैं आपको एनएनपी की बात बताऊंगी वहां थोड़ा सा अलग है। ठीक है, लिख लिया? हाँ, मैं ये बताती हूँ, आपको समझ आ जाएगा। देखो, मिलिट्री कॉमा इस्टेब्लिशमेंट्स, कोई बाहर चीज मैंने इस्टेब्लिश कर दी है इंडिया ने, मैं इज बेसिकली इंडिया, कॉमा एम्बेसीज एंड कॉन्सुलेट and consulates of the country located outside country, of the country, consulates of the country located outside, ये भी आपकी किस में आएगा? इंडिया के जीडीपी में आएगा। ठीक है, तो बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट इज ओवर नाउ टू द टॉपिक इन जीडीपी। जीडीपी क्या होता है? बेसिकली आपको नेशनल इनकम पढ़ना है, उसके लिए बेसिक टर्म जो जीडीपी है वो पढ़ना पड़ेगा, जो हमने अभी पढ़ा। अब इसके बाद कुछ और रिलेटेड टर्म्स हैं, जैसे कि पोटेंशियल जीडीपी। अब नाम से लग रहा है, मैं बोलते ना इसका पोटेंशियल तो बहुत था बट इसने किया नहीं इतना। तो पोटेंशियल मतलब जितनी मैक्सिमम ग्रोथ एक कंट्री कैन अचीव compared to what it is actually achieving, it is a difference। इसी में आता है फिर जीडीपी गैप। जीडीपी गैप यही होता है, it is a difference between what one can do the country in terms of growth and what it is actually doing। इसको लिख लो, वैसे एक दिन ये लिखो, पहले तो पोटेंशियल जीडीपी लिख लो। पोटेंशियल जीडीपी इज द मैक्सिमम आउटपुट दैट अ कंट्री, पोटेंशियल है ना, एक कंट्री का कितना पोटेंशियल है कंपेयर्ड टू कितना वो कर रही है। सो बेसिकली पोटेंशियल जीडीपी क्या है? मैक्सिमम आउटपुट दैट अ कंट्री कैन प्रोड्यूस यूजिंग द अवेलेबल कैपिटल एंड लेबर। अब इसका एग्जांपल देती हूँ, आपके पास जो रिसोर्स, अच्छा मैं बोलती हूँ पहले, कंपेयर्ड टू मैक्सिमम आउटपुट दैट अ कंट्री कैन प्रोड्यूस यूजिंग द अवेलेबल capital and labor। अब इसमें ही एक पॉइंट आएगा, समझ आ गया? इसका एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। अगर आपकी कंट्री में इतनी रिसोर्सेज हैं कि 5 लाख तक का आइटम बन सकता है, कोई भी प्रोडक्ट, इतनी रिसोर्सेज है मेरे पास कि मैं 5 लाख तक की प्रोडक्शन कर सकती हूँ, ये मेरा पोटेंशियल है। मैंने एनालाइज करा, मैंने पूरा बैठ कर एक चार्ट बनाया कि हाँ आई कैन प्रोड्यूस स्टिल 5 लाख, मतलब अगर मैं सेल करूंगी किसी भी चीज़ को 5 लाख मेरे पास आ जाएंगे। बट मैंने एक्चुअली में जाके प्रोड्यूस करा सिर्फ 2 लाख का, कुछ रिसोर्स वेस्ट हो गई, कुछ कुछ सही से प्रोड्यूस नहीं हो पाया, है ना। लेबर को मैंने बहुत ज़्यादा पैसे दे दिए, एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गया, टैक्स मैंने बहुत ज़्यादा दे दिया, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बाई चांस ज़्यादा बढ़ गई, या इन शॉर्ट मेरी रिसोर्सेज ही वेस्ट हो गई। तो मेरा एक्चुअल आउटपुट कितना आया है? 2 लाख का। तो ये, और ये क्या था? ये पोटेंशियल था। तो इन दोनों का डिफरेंस जो होगा ना उसको आप बोलोगे, तो इसको मैं लिख देती हूँ अलग से, लिखो जीडीपी गैप इज इक्वल्स टू
पोटेंशियल आउटपुट माइनस एक्चुअल आउटपुट। समझ आया? ठीक है। अब जीडीपी गैप पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। समझ आया कैसे? मैं बताती हूँ। देखो, अगर बाई चांस मेरे पास 5 लाख का ही पोटेंशियल था, है ना। अच्छा, ये मैं अब बताती हूँ एक्सपेंडिचर। मैंने अपने माइंड में रखकर चला कि मेरे को सिर्फ 5 लाख तक का खर्चा करना है, बट मेरा 10 लाख हो गया, तो मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव पे चली गई हूँ। तो मेरी जो जीडीपी गैप आएगा वो नेगेटिव में आएगा कि मेरे को पोटेंशियल इतना करना था और मैंने करा इतना, है ना। ये नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, जीडीपी गैप पोटेंशियल आउटपुट का एक पार्ट है। क्या मतलब? पोटेंशियल आउटपुट कितना है माइनस जो आप एक्चुअली में कर रहे हो, दैट रिप्रेजेंट्स योर जीडीपी गैप। ठीक है, समझ आ गया? देख लिया? डेफिनेशन तो मैंने दिखवा चुकी हूँ इसकी। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ेंगे, और इसका एक ग्राफ भी हो सकता है। अब ये ना कैसा भी हो सकता है। सपोज ये आपका एक्चुअल आउटपुट है और ये पोटेंशियल है। अभी मैंने बोला ना, कभी नेगेटिव हो सकता है, कभी पॉजिटिव। अगर एक्चुअल से ज़्यादा पोटेंशियल है, पोटेंशियल बहुत ज़्यादा था, मैं कर इतना कम रही हूँ, यहाँ पे आपका नेगेटिव चल रहा है। पोटेंशियल तो बहुत था ना, करा तो मैंने खराब काम है, तो दिस इज योर नेगेटिव। अब एक्चुअल इतना ज़्यादा अच्छा हो गया और पोटेंशियल मेरा मैंने रियलाइज नहीं करा। होता है ना कभी कभी हम रियलाइज नहीं करते, अच्छा मैं इतना अच्छा पढ़ सकती हूँ, फिर एक्चुअल में मार्क्स फुल आ जाते हैं 100। फिर तो वाह यार, है तो पोटेंशियल तो बहुत था, बट मैंने मतलब एक्चुअल में मेरे 100 मार्क्स आ गए। मैं सोच रही थी मेरे सिर्फ 19 आएंगे, बहुत ज़्यादा कम, है ना, बहुत अच्छे आ गए। सो दिस इज वेरी पॉजिटिव when your actual is very high and potential मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं इतनी अच्छी चीज़ें प्रोड्यूस कर सकती हूँ कंट्री की ग्रोथ के टर्म्स से। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर जैसे इसका मैंने सोचा कि मेरा पोटेंशियल है 100 का, बट मेरे सिर्फ आए 60, तो मेरा नेगेटिव पे चल रहा है ना, कि मेरे को लग रहा था यार 100 आ सकते हैं। अब मैं इसको जीडीपी के टर्म से बात करूँ अगर, कि मैंने सोचा कि मेरी ग्रोथ 6% पर होने वाली है, बट एक्चुअली में मेरी कितनी ग्रोथ हुई कंट्री की? सिर्फ 4% हुई। दिस इज नेगेटिव। अब मैं सोच रही थी कि इस बारी, अच्छा ये हैरानी वाली बात है, कोविड में देखा था ना, कोविड में हम अज्यूम कर रहे थे कि हम बहुत ज़्यादा ही खराब परफॉर्म करेंगे, बट सरप्राइजिंगली हमारा सर्विस सेक्टर ने बहुत ही एक्सट्रीम अच्छा कर दिया था। तो हम इतना नहीं गिरे थे जितना हमने अज्यूम करा था। तो हमने उस टाइम पे सोचा था हम बहुत खराब करने वाले हैं, हमने अपना पोटेंशियल को बहुत अंडरमाइन कर लिया कि नहीं हमसे हो ही नहीं पाएगा। हमने बोला हमारा पोटेंशियल सिर्फ 3% का है। फोरकास्ट आते हैं ना हर 3 महीने पे, या कभी कभी आपका आईएमएफ निकालता है कि इंडिया की प्रिडिक्टेड जीडीपी इतनी हो सकती है, आपका वर्ल्ड बैंक निकालता है कि इतनी हो सकती है जीडीपी वगैरह। आरबीआई तो इंडिया के लिए निकाल रहा है, बाहर के लोग भी निकालते हैं ना वो सब में। लेकिन पोटेंशियल में आ गया मेरा 5%, विच इज़ नॉट बैड, क्योंकि मैं तो सोच के चल रही थी 3 आएगा, बट मेरा एक्चुअल, हाँ मेरा एक्चुअल आ गया 5। पोटेंशियल में 3 ले रही थी, एक्चुअल 5% ग्रोथ हो गई, तो ये पॉजिटिव पे चल रहे हैं ना, तो ये बात कर रहे हैं। ठीक है, समझ आ गया? अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं इसी से कनेक्टेड, जी। आपकी मर्जी, एग्जाम्पल है ये। देखो कुछ चीज़ें मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए देती ताकि आपको जो मैंने थ्योरेटिकली समझाया उसको एक बार ही समझ जाओ आप। नेक्स्ट लिखो नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी।
ये एन लिख दिया मैंने, आर है। एन करंट मतलब कि नॉमिनल एट करंट एंड रियल एट कांस्टेंट, जिसमें आर बी भी लिख सकते हो, बी रिप्रेजेंट्स अ बेस। अब मैंने क्या लिखा है, नॉमिनल जीडीपी एट करंट प्राइस, रियल जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस, रियल नॉमिनल जीडीपी डज नॉट अकाउंट इन्फ्लेशन, रियल जीडीपी अकाउंट्स इन्फ्लेशन। इसको आप ऐसे लिख सकते हो और इसको आप ऐसे लिख सकते हो, डिनोटेशन। तो अब इसमें क्या लिखा है मैंने, नॉमिनल जीडीपी, आपने कंट्री की जीडीपी निकाल ली, ठीक है, बट करंट प्राइस पे कि अभी कितना हो रहा है। अच्छा, सो अब जैसे ब्रेड, ब्रेड पहले हो सकता है 10 रुपीज़ की प्रोड्यूस होती हो, 10 रुपीज़ की आप खरीद रहे हो, अब ब्रेड 60 रुपीज़ की चल रही है ना। तो बेसिकली मैंने क्या करा, मैंने जीडीपी निकाल दिया सीधे 60 रुपीज़ पे, कि लो ब्रेड की प्रोडक्शन अभी कितनी चल रही है, 60 रुपीज़ की। इसी पे अभी करंट प्राइसेस पर हम निकाल लेते हैं पूरी सारी प्रोडक्शन जितनी भी है। मेरे को कोई मतलब नहीं कितना इंक्रीज हुआ है, कितना प्राइस डिक्रीज हुआ, अभी कितनी प्राइस है, 60 रुपीज़ ब्रेड की हो गई है, मिल्क कितना बढ़ गया मुझे मतलब नहीं, बट मैं करंट प्राइस पे निकालती, तो वो जीडीपी आपकी नॉमिनल जीडीपी होगी, ठीक है। बट अगर मैं ये देखूं कि पहले ब्रेड का प्राइस 10 रुपीज़ था, ठीक है, अब उस ब्रेड का प्राइस 60 रुपीज़ हो गया है, तो कितना चेंज हो गया है कंपेयर्ड टू द एक्चुअल, कितना था, 10 था, इंटू 100। ये मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ आपको कि रियल जीडीपी में आप चेंज को नोटिस करते हो, किस चेंज को, प्राइस चेंज को, क्योंकि मैं एक रियलिस्टिक फिगर देखना चाहती हूँ। अब इसका रीजन पता है क्या, नॉमिनल जीडीपी आपकी बहुत हाई दिखेगी, नहीं तो प्राइस बढ़ रहा है, वो आपको एक रॉन्ग फिगर दिखाएगा, क्योंकि प्राइस बढ़ रहा है ना। तो आप ऐसे कहोगे यार इतनी अच्छी जीडीपी चल रही है, हाँ चलेगी क्योंकि महंगाई है ना, क्योंकि आप मार्केट में जाके 60 रुपीज़ अगर ब्रेड के दे रहे हो और एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आप 10 रुपीज़ देते थे, तो आपकी जीडीपी महंगी ही दिखेगी ना, अच्छी दिखेगी। इसीलिए अगर हम बात करें कि व्हाट इज द आइडियल वे टू कैलकुलेट द जीडीपी, इट इज द रियल जीडीपी। अगर आपको एक करेक्ट फिगर देखनी है तो आपको रियल जीडीपी निकालनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि रियल जीडीपी इन्फ्लेशन को अकाउंट करता है। अब अकाउंट का क्या मतलब है, देखो इन्फ्लेशन कैसे देखते हैं, करंट माइनस कांस्टेंट, या आप लिख दो बेस, अपॉन बेस इंटू 100। अभी कितना प्राइस है, पहले कितना था, किससे कंपेयर कर रहे हैं, अच्छा परसेंटेज निकालते थे ना मैथ्स में, वैसा ही है, इंटू 100, ये बता देगा इन्फ्लेशन रेट और कितना चेंज आ रहा है ये सब। तो रियल जीडीपी में हम कौन सा प्राइस लेके चलते हैं, हाँ बेस ईयर पहले का। अभी हमारा करंट बेस ईयर हम किसको रिगार्डिंग पर लेकर चल रहे हैं, करेक्ट। सो बेसिकली हम 2011-12 को बेस मान के चल रहे हैं कि इस पे ही हम कैलकुलेट करेंगे। अब क्यों, आप बेस ईयर बहुत पुराना भी नहीं ले सकते हो, वो बहुत अनरियलिस्टिक फिगर दिखाएगा कि मैंने ले लिया 1947 और 1948, ऐसे नहीं ले सकती। दूसरा पॉइंट, मैं बेस ईयर कौन सा नहीं ले सकती, ऐसा ईयर नहीं ले सकती कि जिसमें पैंडमिक हो, उसमें तो फिगर बहुत अनरियलिस्टिक रहेगी ना, क्योंकि ऑलरेडी द इकोनॉमी वाज सफरिंग फ्रॉम समथिंग। तीसरा पॉइंट, ऐसा भी नहीं ले सकती कि जिसमें सरप्राइजिंगली मेरी इकोनॉमी बहुत अच्छी चली गई हो, है ना, कि इन्फ्लेशन बहुत है, मतलब बहुत चीज़ें हुई, बहुत ज़्यादा एफडीआई होगी, बहुत अच्छी चलेगी इकोनॉमी, मैंने बोला ये लूंगी मैं, मतलब मैंने सीधा 12% वाली जीडीपी से कंपेयर करना चालू कर दिया, है ना, वो भी बहुत अनरियलिस्टिक है, क्योंकि अच्छी चीज़ बाय चांस अच्छे से हो गई, हर बार एक रियलिस्टिक फिगर रखनी पड़ेगी। तो आपको बेस ईयर ऐसा ईयर सिलेक्ट करना है जिसमें कुछ एक्सट्रीम चीज़ ना हो, ना कोई नेचुरल डिजास्टर हो, है ना, आपको पता है या वॉर हो, इंडो पाक का वॉर था, इंडो चाइना का वॉर था, अगर मैं वो ईयर लेती वो भी बहुत खराब होता। अभी मैं 2019 लूंगी वो भी बहुत खराब होगा, क्योंकि उसमें तो पैंडेमिक था। तो ईयर कैसे डिसाइड करोगे, बेस ईयर डिसाइड करोगे रिगार्डिंग 2-3 थिंग्स। सबसे पहला कि इट शुड नॉट बी टू फार और टू नियर। अभी अगर किसी और चीज़ का आप चेक करो कभी कभी, तो 1978 अभी भी किसी किसी चीज़ के बेस ईयर चल रहे हैं, जो अभी हम 2024 में, बहुत पीछे है वो, है ना, उसको अपडेट करना चाहिए, बट अभी नहीं हुआ है। सिमिलरली इसका अपडेटेड है 2011-12 अभी लिए, जो ठीक है 10-12 साल है, इस ईयर में कुछ ऐसे एक्सट्रीम नहीं हुआ, ना कोई कोविड, ना कोई पैंडमिक, ना कोई नेचुरल डिजास्टर। इसके ऊपर मैं लिखवा देती हूँ, अब लिख लो।
ये डिफरेंस बना लिया ना, ये लिख यही है फिर, ये बेसिक डिफरेंस है। इससे अब पढ़ेंगे हम जीडीपी डिफ्लेटर। क्या ये? हाँ मतलब अब जैसे कभी कभी आप कुछ लिख रहे हो तो आप ऐसे लिख दोगे ना, किस प्राइस पे चल रहा है, इस साल के प्राइस पे चल रहा है ना। अब मैं यहाँ पर लिख दूंगी इसका बेस ईयर क्या है, 2011-12, है ना। ये बस एक ऐसे लिख सकते हैं अपने नोट्स में, बट ये डिफरेंस है आपका बेसिक। देखो जीडीपी डिफ्लेटर, जीडीपी डिफ्लेटर सुना है? क्या पता है इसके बारे में? जीडीपी डिफ्लेटर। तो इससे हम क्या चेक करते हैं? हम्म बेसिकली आपकी इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट क्या था, है ना। क्या इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा चलेगी तो वो जीडीपी डिफ्लेटर बताते हैं। जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला लिख लो, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी, जीडीपी डिफ्लेटर का। हम्म ये टर्म्स ना थोड़े से कनेक्टेड थे सारे। जैसे आपने देखा जीडीपी, जीडीपी के बाद हमने पढ़ा पोटेंशियल जीडीपी, उसके बाद हमने पढ़ा नॉमिनल जीडीपी क्या होती है, रियल जीडीपी क्या होती है। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, इससे हम डिफ्लेटर निकाल सकते हैं। वो ये क्या, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। अब इससे क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे इकोनॉमी में इन्फ्लेशन कैसा चल रहा है, कितना डिफ्लेशन है। आप खुद सोचो, अगर आपका नॉमिनल जीडीपी आपने जैसे कि देखा वो आपका करंट प्राइसेस पर है ना, और आपका जो रियल है वो बेस पर चल रहा है, और आप इसे निकाल रहे हो, तो आपको पता चल जाएगा ना कि अभी अगर सपोज 5% है, पहले सिर्फ 2% था, तो आपको पता चल जाएगा अच्छा मतलब अगर मैं बोलूँ कि करंट पे आपका 5% चल रहा है, बेस आपका 2 था, फिर आप इसको ऐसे करोगे, आप बोलोगे 250% चेंज आया है हमारी सोसाइटी में, इकोनॉमी में, इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लेशन, जो बहुत हाई है। इतना ऐसा फिगर नहीं आता, मतलब इतना कि 250% हुआ हो, बट स्टिल ठीक है। तो अब मैं एक बारी फिर से डिस्कस कर लेती हूँ। जीडीपी हो गया, जीडीपी डिफ्लेटर हो गया, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, जीडीपी डिफ्लेटर। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं हाउ टू मेजर द नेशनल इनकम। देर आर वेरियस मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, ठीक है। लिख लो, लिख लो। कौन कौन से मेथड है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के? सबसे पहला मेथड आप यूज करोगे, हाँ, एक्सपेंडिचर लिख लो पहले। अब ना जैसे मैंने इस पे थोड़ी थ्योरी नहीं लिखवाई है, तो थोड़ा सा मैं एंड में डिक्टेट कर दूंगी, ठीक है। सबसे पहला एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड क्या बात करता है? एक्सपेंडिचर मेथड ये बात करता है कि आपकी इकोनॉमी में कहाँ कहाँ पे एक्सपेंडिचर हो रहा है,
और एक्सपेंडिचर आपका लिख लो पहले, लिख लिया। आपका एक्सपेंडिचर किसी और की इनकम होगी, ये तो पता है हमें। आप मार्केट में जाके कुछ खरीद रहे हो, वो किसी और इंसान की इनकम है। तो बेसिकली मनी इज रिवॉल्विंग अराउंड, और किसी ना किसी के पास आके वो किसी की इनकम ही बन रहा है, तो ऐसे घूम रहा है पूरा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बीच में। कैसे? एंटरप्रेन्योर है, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट कमाया, उसने लैंड वाले को रेंट दे दिया और वेजेस दे दी, है ना, वेजेस वाले काम कर रहे, तो ये पूरा एक सर्कल क्रिएट हो रहा है। इनकम हमारी वो पूरी सोसाइटी में ही रह रही है, ठीक है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बीच में घूम रही है। तो एक्सपेंडिचर मेथड में ये बात करते हैं कि कहाँ कहाँ पे मेजर एक्सपेंडिचर होता है ऑफ द गवर्नमेंट। और एक्सपेंडिचर सिर्फ गवर्नमेंट तो करती नहीं, 4 सेक्टर्स करते हैं। हाउस होल्ड करता है एक्सपेंडिचर, आपका घर है, आप लोग करोगे एक्सपेंडिचर। दूसरा कौन करेगा? इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट होती है। थर्ड गवर्नमेंट करेगी। और फोर्थ नेट एक्सपोर्ट्स, ठीक है, लिख लो। इसके अंदर पहले तो ऐसे लिख लो, C प्लस I प्लस G प्लस NX, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, नेट मतलब डिफरेंस निकाल रहे हो आप, है ना। इसको आप कैसे लिख सकते हो? और प्लस x माइनस m, ये आपका हो गया कंजम्पशन, ये हो गया इन्वेस्टमेंट, ये हो गया गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और ये हो गया नेट एक्सपोर्ट। आप कितना एक्सपोर्ट कर रहे हो, कितना इंपोर्ट हो रहा है कंट्री में, वो अकाउंट करेगा, ठीक है। इससे कैसे निकाल सकते हैं? और ये आपको क्या देगा? जीडीपी देगा। अब इस पे लिख भी लो 3-4 लाइन, ठीक है, करो करो। आपने लिख लिया ना ये एक्सपेंडिचर। अब मैं ऐसे कर सकती हूँ, या तो फिर मैं तीनों मेथड का शॉर्ट एक साथ बता दूँ, तो मैं तीनों को डिफाइन करूँ, या एक को बताऊँ फिर डिफाइन करो, दूसरे को बताऊँ फिर डिफाइन करो, तीसरे को। ठीक है, लिख लो अभी। चलो, वैसे लास्ट में एक टेबल है, बट वो टेबल ऐसा नहीं कि बहुत थ्योरेटिकल हो, उसमें लाइक मेन की पॉइंट्स हैं ताकि हो आपके पास, ठीक है। सो इसके नीचे लिखो कंजम्पशन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। फर्स्ट पॉइंट, कंजम्पशन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। जो लिखवाया है ना ये, इसको मैं डिफाइन कर रही हूँ, कंजम्पशन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, ये सब बता रही हूँ। ये जैसे आपका कंजम्पशन है, ये कंज्यूमर करेगा, हम कंज्यूमर फाइनल गुड को कंज्यूम करते हैं, हम कभी भी इंटरमीडिएट गुड नहीं बना यूज करते, वो बताऊंगी अभी मैं क्या होते हैं। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट जो आए हैं, और फिर उसका गवर्नमेंट परचेजेस या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, फिर नेट एक्सपोर्ट्स। अब मैं एक एग्जांपल आपको देती हूँ बहुत इंटरेस्टिंग सा। चलो लिखो, ये भी नहीं लिखूंगी मैं आपको डिक्टेट ही करती हूँ, ठीक है। देयर इज अ हाउस होल्ड, ये एग्जाम्पल है, एक हाउस होल्ड है, वो अपने 100 रुपीज का कंज्यूम कर रहा है, तो उसका एक्सपेंडिचर 100 है। एक फॉर्म ने इन्वेस्टमेंट करी 500 रुपीज की, ठीक है। एक गवर्नमेंट का, अच्छा गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ होता है? गवर्नमेंट कहाँ का एक्सपेंडिचर करती है? कंज्यूमर का तो समझ आ गया, अब हम सब कंज्यूमर हैं, हम मार्केट में जा रहे हैं, हम कोई सर्विस ले रहे हैं, वी आर गोइंग टू पे फॉर दैट। इफ यू आर बाइंग एनी गुड, दैट इज द फाइनल गुड, उसके लिए भी देंगे। इन्वेस्टमेंट हो गया, यू आर बाइंग अ हाउस फ्रॉम योर पॉइंट, फॉर्म के पॉइंट से क्या हो जाएगा, उसने कोई मशीनरी वगैरह खरीदी, ठीक है। गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर में क्या आएगा? गवर्नमेंट ने कुछ परचेज करा है, गवर्नमेंट किसी एम्प्लॉय को सैलरी दे रही है, जो गवर्नमेंट वाले एम्प्लॉयज हैं, पेंशन दे रही है गवर्नमेंट के, तो बहुत एक्सपेंडिचर बहुत ह्यूज अमाउंट में होते हैं, ठीक है। इसको आप ले लो 800, और फिर आप लो एक्सपोर्ट्स लिखो,
आपकी कंट्री में एक्सपोर्ट्स हैं 500 रुपीज़ के और इम्पोर्ट आप लिख दो 600 और ब्रैकेट में लिख देना डिक्टेट करती हूँ ब्रैकेट वाला, लिख लिया इतना। देयर इज अ हाउस होल्ड, वो मैंने लिख ही दिया सीधा कि वो कंज्यूम कर रहा है 100 रुपीज़ के गुड्स एंड द इन्वेस्टमेंट इज डन ऑफ 500 यूनिट्स, गवर्नमेंट इज डूइंग एन एक्सपेंडिचर ऑफ 800 एंड एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट इतना इतना चल रहा है। यू ऑल्सो बॉट अ सेकेंड हैंड कार या फोन फॉर, फोन लिख देती हूँ थोड़ा रियलिस्टिक लगेगा, ठीक है। अब मैं बोलूँगी अब जीडीपी कैलकुलेट करो। अब जब आप इसके कंपोनेंट्स देखोगे ना, आपको कंपोनेंट्स देख के लगेगा सारे एक्सपेंडिचर है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, तो इसमें आप कौन सा मेथड यूज करोगे? एक्सपेंडिचर मेथड यूज करोगे, जिसमें आपको क्या करना है, सबको ऐड कर देना है और वो नेट एक्सपोर्ट्स निकालने हैं। निकाल लिया? अब क्या आपने इसको इंक्लूड करा है? क्यों नहीं करा? हाँ, अब मैं बताती हूँ, देखो पहले तो आपने नॉर्मली फॉर्मूला में पुट कर लिया एकदम इसमें, देखो आपका नेट एक्सपोर्ट पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है? ऑफ कोर्स, क्योंकि आपके इंपोर्ट्स ज़्यादा है, ठीक है। आपने 500 रुपीज़ के एक्सपोर्ट्स करें बट इंपोर्ट आप 600 रुपीज़ के कर रहे हो, ये हो गया। और आपका गवर्नमेंट इज 800, इन्वेस्टमेंट कितना आएगा? अब मैंने इसमें ये चीज़ नहीं इंक्लूड करी है, फ़ोन। अब देखा जाए तो एक्सपेंडिचर तो ये भी है, आप एक सेकेंड हैंड खरीदो या थर्ड हैंड खरीदो, एक्सपेंडिचर तो वो भी है, बट आपने उसे क्यों नहीं इंक्लूड करा? क्योंकि वो ऑलरेडी किसी ईयर की फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आ चुका है, जिस ईयर आपने एक्चुअल में कार खरीदी हो या फ़ोन खरीदे उसमें तो है ना। आप दोबारा उसका परचेज हो रहा है, उसको आप नहीं इंक्लूड करोगे क्योंकि इट इज़ अ सेकेंड टाइम इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंडिचर। अब सिमिलरली अगर मैं लिखूं कि आपने एक इंटरमीडिएट गुड देखा, इंटरमीडिएट गुड ऑफ 50 रुपीज़, क्या हम इसको लेंगे? मैंने करा ही नहीं ना, जो यू सेड आई रोट। आई लेट मी कैलकुलेट, ये 6 और 8 ओके 14 और सही तो है, 14 माइनस 100, ये सब आप ऐड करोगे कितना हो गया? रुको, आपने 100 प्लस 5, वेट वेट, इतना कर लिया, इसको ऐड करके आपका ना 14 आ रहा है, ओके ठीक है। अब देखो ये लगाओ ब्रैकेट, मैंने क्या लिखा है? नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट मतलब एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, तो आप क्या करोगे? 500 माइनस 600, तो जो कि हो गया 1400 माइनस 100, तो 1300 ही तो है। इंटरमीडिएट गुड्स आर ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड। इसका जैसे आप वीट से ब्रेड बन रही है, तो वीट से ब्रेड बन रही है तो मैं क्या वीट की भी प्रोडक्शन इन्वॉल्व करूंगी? मैं सीधा फाइनल प्रोडक्ट की इन्वॉल्व करूंगी, कंजम्पशन, ठीक है। आप मार्केट में गए और आपको वो शॉपकीपर बोल रहा है ऐसा करो, इस ब्रेड को बनाने में वीट भी लगा, वीट की भी पेमेंट करो और ब्रेड की भी कर दो, ऐसा करोगे आप तो बोलोगे क्यों, ये तो इंटरमीडिएट गुड है ना, ये तो इट इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द फाइनल गुड। व्हाट आर इंटरमीडिएट गुड्स? द गुड्स दैट आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स। आपने ब्रेड बनाने के लिए वीट लिया, तो वीट आपका इंटरमीडिएट हो गया और ब्रेड आपका फाइनल गुड हो गया। तो आप कभी भी इंटरमीडिएट गुड्स के पैसे अकाउंट नहीं करोगे, इवन इफ आपको अगर मेंशन हो कि इंटरमीडिएट गुड्स की कॉस्ट 50 है या जो भी है, समझ आए, नहीं लेना उसको कभी भी, क्योंकि उससे क्या होगा, पहली बात तो सेकेंड हैंड गुड खरीदने से डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम होगी। डबल काउंटिंग मतलब एक बार तो पहले हो चुका है, इससे भी हो रहा है, इंटरमीडिएट गुड में भी यही होगा। क्यों? क्योंकि जो शॉपकीपर है वो फाइनल गुड के प्राइस पे कैसे पहुंचा है, आपको पता है ना प्राइस कैसे बनता है। पेन बनाने में एक प्लास्टिक लगा है, उसके अंदर रिफिल गई है,
ट्रांसपोर्ट, आपने कब सब देखा हो कि 1 रुपीज़ ट्रांसपोर्ट, और ये छोटे छोटे पे आ जाते हैं क्योंकि वो बल्क में प्रोडक्शन करते हैं तो पर यूनिट कॉस्ट उनकी कम हो जाती है। ठीक है, तो वो काउंट करते हैं एक एक यूनिट का कि अच्छा अच्छा, वो जो एक एक यूनिट काउंट कर रहे हैं दैट इज इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स, कि इसमें ये भी है, इसमें ये भी है, इसमें ये भी है। फाइनल प्रोडक्ट कितना आया मेरा 60 रुपीज़ का, उसमें 60 रुपीज़ आप लोगे ना, 60 में तो ये सारे इंक्लूडेड है इंटरमीडिएट। तो अगर आप बाई चांस दोबारा इंक्लूड कर लोगे तो उसमें डबल काउंटिंग हो जाएगी ना, कि 60 में तो ऑलरेडी आपके इंटरमीडिएट गुड का प्रोडक्ट का प्राइस था, बट आपने दोबारा ले लिया तो वो 60 प्लस 40 और हो गया, 100 हो गया। ये रॉन्ग इंप्रेशन देगा जीडीपी पे, जो बिल्कुल गलत है, जो हम चाहते नहीं है। तो आपको वो इन्वॉल्व नहीं करना। तो इसमें हमने पढ़ा ना सेकेंड हैंड गुड आएगा, ना आपका इंटरमीडिएट गुड आएगा, ना कोई शेयर बाय करने वाली एक्टिविटी आएगी। आप फाइनेंशियल एक्टिविटी जैसे आपने शेयर्स खरीदे वो भी नहीं आएगा इसमें। समझ आया? तो इसमें लिख दो, लिख तो दिया ही होगा, इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट काउंटेड। हाँ, बेसिकली जैसे आप हाउस होल्ड हो, आपने एक्सपेंडिचर करा, उसमें लिख दिया दैट यू बॉट अ फाइनेंशियल शेयर्स फॉर ₹500, बट यू आर नॉट गोइंग टू इंक्लूड दैट। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इन टर्म्स ऑफ शेयर और शेयर मार्केट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन दिस। परचे इसमें नहीं आता जीडीपी में, मतलब गोल्ड वगैरह के ट्रांजैक्शंस अलग हैं, और इन्वेस्टमेंट जो इसमें होता है ना, शेयर्स खरीदना, स्टॉक्स खरीदना, ये इसमें अकाउंट नहीं होता एक्सपेंडिचर मेथड में। हम उसको कैटेगराइज नहीं कर पा रहे गवर्नमेंट के अंदर। इन्वेस्टमेंट में तो गोल्ड आप खरीद रहे हो तो गोल्ड तो इन्वेस्टमेंट हो गया ना आपका, रखोगे आप, उसकी वैल्यू तो इनफैक्ट बढ़नी है आगे जाके। तो इसमें क्या हो गया, परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स इज नॉट इंक्लूडेड, इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट काउंटेड, परचेज ऑफ न्यू आइटम्स आर इंक्लूडेड, जो आपने कंज्यूमर कंजम्पशन करी है। ठीक है, और बोथ इंडियन एंड फॉरेन मेड गुड्स आर काउंटेड। अब आपके घर में कोई फॉरेन से कोई गुड लाया है, उसके लिए भी तो पैसे खर्च करे हैं ना, उस पर भी एक्सपेंडिचर हुआ है। या इंडिया में ही आप फॉरेन के गुड्स खरीद रहे हो, दैट इज ऑल्सो एन एक्सपेंडिचर एंड यू आर गोइंग टू काउंट दैट। हाँ, नेक्स्ट मेथड देखो, ये समझ आ गया एक्सपेंडिचर। अभी तक की क्लास में कोई डाउट है? कुछ भी बोलना है? रियल एस्टेट इसमें नहीं होता है, आप खुद बताओ। रियल एस्टेट में ही तो शेयर्स वगैरह को हम डील कर रहे हैं। रियल एस्टेट आप घर वगैरह खरीदने की बात कर रहे हो ना, तो घर वगैरह तो इन्वेस्टमेंट में आ रहा है ना। अगर यू आर बाइंग अ प्रॉपर्टी फॉर योर सेल्फ और यू आर रेंटिंग दैट, इनकम ये अकाउंट होगी। बट अगर आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हो वो अकाउंट नहीं होगा, वो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस में चला जाएगा, अकाउंट्स वाले में। ठीक है, वो नहीं आता है। रियल एस्टेट तो बेसिकली इज बाइंग अ प्रॉपर्टी। आप उस प्रॉपर्टी पे आप कुछ भी करो, आप क्या पता आप फॉर्म खरीद रहे हो, आपको कोई बिजनेस करना है, आपने किसी को रेंट दे दिया, वहां से भी तो पैसे आ रहे हैं ना आपके पास। अब सेकंड मेथड है प्रोडक्शन स्लैश जीवीए मेथड। देखो, प्रोडक्शन जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडेड। मैं लिख रही थी अभी। अब ये जो मेथड है ना, ये ज्यादातर आपका सप्लाई साइड को रिप्रेजेंट करता है। सप्लाई साइड क्या होता है? इकोनॉमिक प्रोडक्शन। इसका फॉर्मूला भी लिख लो। और इसका एग्जाम्पल भी बताती हूँ मैं। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। सॉरी, ये जीवीए में है, बट जीवीए से भी तो जीडीपी कैलकुलेट हो रही है, तो आप जीवीए लिख लो यहाँ पर। तरीके हैं बस ये। वैल्यू एडेड हो रही है ना, वैल्यू कहाँ से ऐड हो रही है? गुड्स से ऐड हो रही है, जिसमें आप कभी भी इंटरमीडिएट गुड्स नहीं इन्वॉल्व करोगे, इसीलिए माइनस हो रहे हैं। सो दिस इज ग्रॉस वैल्यू एडिशन।
लिख लिया? अब इसका मैं एक आपको चीज बताती हूँ। आपने 5 यूनिट्स प्रोड्यूस करे, कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करें? और हर यूनिट की, एक यूनिट 100 रुपए का है ईच। 5 यूनिट प्रोड्यूस करें 100 ईच, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आउटपुट? 500, बिकॉज आपने कितने बनाए और कितने, एक कितने का है? 100 का, तो 500 हो गया। बट आपको लिखा कि ना गलती से हमसे इसमें इंटरमीडिएट गुड्स की भी कॉस्ट इन्वॉल्व हो गई है। अगर ऐसा क्वेश्चन में हो कि इसमें इंटरमीडिएट गुड की कॉस्ट भी है, वो आपकी 250 रुपीज़ है, तो आपको हमेशा उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि आपको ओरिजिनल प्राइस पर आना है। कभी भी इंटरमीडिएट चीज़ों को, आपको समझ आ रहा है ना? नहीं आ रहा? नहीं आ रहा? नहीं आ रहा? मतलब वैसे पहले तक आ रहा है? वैसे तो आप इतने पीछे मत बैठा करो, पता है, आगे बैठा करो, जोन आउट हो जाते हैं पीछे, आगे बैठा करो। और स्पेसिफिकली व्हेन यू आर लर्निंग न्यू थिंग्स, आगे बैठा करो, ठीक है? अभी तक आपको एक्सपेंडिचर मेथड में कोई डाउट? जीडीपी में कोई डाउट? जीडीपी डिफ्लेटर बताओ क्या होता है? हाँ आप देख लो, स्टार्टिंग से कोई समरी देना चाहेगा? थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगेगी क्लास, बताओ किसी को भी कोई। इफ यू वांट टू डिस्कस, यू वांट टू लाइक टॉक अबाउट व्हाट वी टॉट टिल नाउ, व्हाट आई टॉट, सॉरी, अभी तक हमने क्या पढ़ा है? स्टार्टिंग से करें? हाँ, नेशनल इनकम की इंट्रोडक्शन, उसके बाद नेशनल इनकम का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जीडीपी। जीडीपी क्या होती है? जो आप कैलकुलेट करते हो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होती है, गुड्स दैट आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री। ठीक है, आपकी कंट्री में ही प्रोड्यूस हो रही हैं चीज़ें। अब जीडीपी, अच्छा हाँ, इसमें मुझे एक और चीज़ बतानी, मुझे याद आ रहा है। तो पहले तो ग्रॉस सब कुछ इन्वॉल्व है, ग्रॉस से नेट में जाने के लिए क्या करेंगे? गुड। एंड व्हाट इज डोमेस्टिक? जो आपकी कंट्री, कंट्री के अंदर भी, और जो कंट्री से लिंक हो गया। अब इंडिया की एक एम्बेसी फॉरेन में चल रही है, बट इंडिया की डोमेस्टिक को, डोमेस्टिक टेरिटरी रिप्रेजेंट कर रही है ना, इससे वो भी आएगा। ठीक है, शिप्स हैं, पोर्ट्स हैं, इंडिया के चल रहे हैं, हमारे पास ही वो मनी इज कमिंग बैक, सो इट इज अकाउंटेड इन द जीडीपी ऑफ द कंट्री। ठीक है, और फिर प्रोडक्ट तो नॉर्मल है। उसके बाद क्या पढ़े? वेरी गुड, पोटेंशियल जीडीपी। उसमें क्या है? व्हाट इज द पोटेंशियल जीडीपी? वेरी गुड। और जीडीपी गैप आ रहा है इसमें फिर, कि कितना कर सकते थे और कितना हम कर रहे हैं। हाँ, उसके बाद हमने पढ़ा, हाँ ये क्या होता है? ठीक है, ठीक है। तो और अगर आपसे पूछें कि कौन सा मेथड इज मोर गुड, इज द रियल जीडीपी मोर गुड? अब वाई रियल जीडीपी इज मोर गुड? Exactly, it gives you the accurate picture. Why? Because it is also accounting inflation. अब accounting inflation का मतलब ये मत सोचना कि हम उसमें inflation count कर रहे हैं, नहीं। accounting मतलब we are dealing with the topic inflation in that. अगर आपकी कंट्री में इन्फ्लेशन है, उसको हम साइड कर रहे हैं, अकाउंट कर रहे हैं, डील कर रहे हैं उस चीज से। ठीक है, ये इस मतलब है इसका। तो क्या क्या बोल रहे थे? जीडीपी डिफ्लेटर नहीं, उससे पहले हम, विच मेथड इज बेस्ट? रियल जीडीपी। अगर आपके क्वेश्चन आ जाए व्हाई इट इज मोर, लाइक व्हाई इट इज मोर रिलायबल, और विच मेथड इज मोर रिलायबल? बिकॉज इट इज एक्चुअली कैलकुलेटिंग द रियल पिक्चर ऑफ द इकोनॉमी बाय इंक्लूडिंग और बाय अकाउंटिंग द इन्फ्लेशन। ठीक है, समझ आ गया? अब इसी से कॉन्सेप्ट आता है जीडीपी डिफ्लेटर का, जो बोलता है कि अगर आपकी कंट्री में इन्फ्लेशन हो रहा है, कितना हो रहा है, तो उसके लिए आप जीडीपी डिफ्लेटर यूज करोगे, इन्फ्लेशन रेट को अकाउंट करने के लिए, चेक करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए। जो होता है नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100, मल्टीप्लाई करके एक परसेंटेज आ जाएगी। कि हाँ, डिफ्लेटर वर्ड मतलब ही अपने आप समझ नहीं आ रहा है, डिफ्लेट कर रहा है कितना, कि कितना मूव हुआ है, कितना चेंज हुआ है। हाँ, बेसिकली डिफ्लेट ये हो रहा है। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा है? What are the various methods of calculating national income of the country? So there are 3 methods: expenditure, वेरी गुड, एंड ऑल्सो इनकम मेथड। तो 3 है। अभी हमने एक्सपेंडिचर पढ़ा, जिसमें 4 सेक्टर्स को हम अकाउंट करते हैं। सबसे पहला गवर्नमेंट या कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, वेरी गुड। सो गवर्नमेंट कर रहा है, गवर्नमेंट क्यों और कहाँ एक्सपेंडिचर कर रहा है? ठीक है, ठीक है। और क्या हम इसमें इंटरमीडिएट गुड्स लाएंगे, इंक्लूड करेंगे? नहीं करेंगे। तो अभी तक की जितनी क्लास है उसकी समरी ये थी। ठीक है, आपके लिए था ये। अब नेक्स्ट मेथड हम कर रहे हैं प्रोडक्शन मेथड, दैट इज आल्सो नोन एज जीवीए। एंड जीवीए इज ग्रॉस वैल्यू एडेड, जो कैसे होता है कि आपकी इकोनॉमी में कितना गुड प्रोड्यूस हो रहा है,
कितने रुपीस का, अब ये मैं तो बहुत लाइक 5 यूनिट्स तो होते ही नहीं ना, कभी कितने होते होंगे आप खुद सोच लो, और उसमें कितनी कॉस्ट आती होगी बीच में अकाउंट करना, वो मेथड इज वेरी टफ एक्चुअली, बट मैंने बहुत स्मॉल स्केल पे बात करी है एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, समझ आ रहा है? थोड़ा प्रैक्ट बहुत बोरिंग तो नहीं लग रही क्लास? सही है, ओके। सो ये हो गया आपका दूसरा मेथड, इसमें लिखना है आप लिख सकते हैं डिक्टेट, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, की पॉइंटर्स उसके नीचे नीचे मैं सब पार्ट्स लिखवा दूँ। अब नेक्स्ट लिखो इनकम मेथड। नहीं मैं सबको लिख, अच्छा आप देख लो भाई, डिसाइड कर लो, लिखो। अभी नॉर्मल डेफिनेशन इनकम मेथड की पहले लिख लो, द रेवेन्यूज, हाँ थर्ड पार्ट, थर्ड मेथड डिस्कस कर रहे हैं इनकम मेथड। अब नाम से लग रहा है, मैंने पहले पार्ट पे इंट्रोड्यूस करा था जब एक्सपेंडिचर, मैंने बोला था ना कि आपका एक्सपेंडिचर मेरी इनकम है। अब यहाँ पे हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दोबारा जा रहे हैं, क्या क्या 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कल की क्लास में पढ़े थे हमने, हाँ फैक्टर्स ऑफ, ये इसी से समझा देती हूँ। हाँ पहले तो यहाँ पे लिख लो आप इनकम मेथड, समझ आ रहा है? क्या क्या थे? लैंड को क्या मिल रहा है, व्हाट इज द इनकम ऑफ, तो ये अकाउंट होगी, ये देखते जाओ, ये आएगी उसमें इनकम मेथड में, ठीक है। रेंट पहला, लेबर है दूसरा, गुड, ये अकाउंट होगा फिर से इसमें इनकम में, इसको मिल रहा है इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर को क्या मिल रहा है, एग्जैक्टली, तो ये सारी होगी इनकम। फॉर्म्स, एंटरप्राइज ये सब एक ही है, इसको क्या मिल रहा है, ये देखते जाओ, ये इनकम ही है ना, अगर आप एक किसी लैंड, आप लैंड ओनर हो, आपको ये मिल रहा है तो ये आपकी इनकम है, लेबर हो तो आपकी इनकम वेज है, कैपिटल आप ओन करते हो उससे आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा, एंटरप्राइज है आपकी, या आप एक फॉर्म को ऑर्गेनाइज कर रहे हो, हैंडल कर रहे हो, तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो बेसिकली इसकी डेफिनेशन लिखो, द रेवेन्यूज, रेवेन्यूज बेसिकली मनी होता है, सेल करने या आप कोई भी एक्टिविटी करने के बाद जो पैसे मिलते हैं, ठीक है। द रेवेन्यूज related to the revenues related to all the goods and services मेड इन द कंट्री। अब आप सोचोगे मैम हम भी तो पैसे कमाते हैं, हमारे पैसे की इनकम कहाँ आएगी, है ना। द रेवेन्यूज रिलेटेड टू ऑल गुड्स एंड सर्विसेज मेड इन द कंट्री एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग, दोबारा बोलती हूँ, in the revenues related to all the goods and services made in a country and distributed to all the factors of production। जो इनकम मेथड है ना, वो बेसिकली हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और प्रोड्यूसर्स जो हैं उनके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, और प्रोडक्शन लिख लिया सबने, दोबारा बोलूं, the revenue related to all the goods and services made in the country and are distributed to all the factors of production, ठीक है। ये रहे आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इसीलिए मैंने कल इंट्रोड्यूस करा था इस चीज से आपको, यहाँ पे इन सबको जो जो मिल रहा है ये इनकी इनकम है। अब आप, मेरे भी माइंड में जब मैंने पढ़ा था ये क्वेश्चन आता था कि हम भी तो कमाते हैं, वो भी तो इनकम है, वो क्यों नहीं आ रही, क्योंकि अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, जीडीपी की, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, प्रोडक्ट जो लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस हो रहा है, प्रोड्यूस कौन कर रहा है एट द एंड ऑफ द डे, ये सब जो फॉर्म्स हैं ये सब प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और ये जो चीज़ें हैं यही कर रहे हैं, इसलिए इनकी इनकम को हम अकाउंट करते हैं। लिख लिया? तो अब जब इसका फॉर्मूला है बहुत इजी है, जीडीपी इज इक्वल्स टू रेंट प्लस वेज प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। अब तीनों को मैं समराइज करूंगी, ठीक है, फ्लो चार्ट के साथ। लिख लिया इतना? हाँ बताती हूँ ना, बिल्कुल।
जीवीए देखो ये सप्लाई साइड को डील करता है। सप्लाई वैसे तो जैसे इनकम फैक्टर्स को हो गया और एक्सपेंडिचर चार सेक्टर को लेकर हो गया, जिसमें हम लोग भी है ना कंज्यूमर्स। ये वाला आएगा आपका सप्लायर्स। सप्लायर्स को देख रहा है। सप्लायर्स को कैसे देख रहा है, मैं एक सप्लायर हूँ, मैं कुछ बना रही हूँ, 100 चीज़ें मैंने बनाई, 5 बनाई, 100 रुपीज़ ईच, तो मैं बोलूँगी व्हाट आर आर टोटल सेल्स, 500। अब मैंने बोला लेकिन ना मेरे से गलती से उसमें इंटरमीडिएट गुड की कॉस्ट भी आ गई है, तो बोलेंगे लेट्स रिमूव दैट बिकॉज वो डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम को डील लाइक इट विल इंक्लूड दैट एंड दैट इज नॉट गुड, है ना। क्योंकि इससे क्या होगा, आपकी जीडीपी हाई दिखेगी। आपकी जो चीज़ 60 रुपीज़ की थी, अब मैं उसको 160 लिखूँ तो जीडीपी तो हाई चली जाएगी ना, तो वो तो फॉल्स फिगर है, वो तो मैं कर ही नहीं सकती। इसीलिए मुझे इंटरमीडिएट कॉस्ट, इंटरमीडिएट गुड्स, ये अगर मैं गुड भी लिखूँ तो चलेगा, है ना। इंटरमीडिएट गुड्स की जो चीज़ें हैं उसको रिमूव करना पड़ेगा उस वैल्यू में से, तब आप जीवीए निकाल लोगे, ठीक है। इतना समझ आ गया। अब तीनों का फ्लो चार्ट बनाते हैं अच्छा सा। वो मैं अभी आऊँगी, मैं अभी बताऊँगी। वैसे जीवीए इज जीडीपी, बट दो टर्म्स इसमें आएंगे, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस, वो मैं अभी बताऊँगी इसके बाद। इतना समझ आया ना। कोई अभी तक दिक्कत, स्पीड, टॉपिक, आज कनेक्ट हो रही हैं चीज़ें, इसलिए मैंने टॉपिक वाइज कनेक्ट करी हैं, लाइक जो टॉपिक आया उसी से नेक्स्ट टॉपिक पे मैं गई हूँ। समझ आ रहा है ना आपको। देखो यहाँ पे लिख दो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सुंदर सा चार्ट बनाना है। यस, तीन। ब्लू कलर दिख जाएगा ना, अभी लिखती हूँ मैं। लिख लिया इतना जीडीपी, लेट मी सी, नहीं दिख रहा होगा आई थिंक। मैं तो बस ये हेडिंग्स के लिए लगा रही हूँ, आई चेंज दैट टू अगेन वाइट और येलो। तीनों लिख लो नाम। सबसे पहले लिख लो एक्सपेंडिचर। ये टॉपिक इंटरेस्टिंग भी है। एक्सपेंडिचर मेथड में क्या क्या था। अब इसको दोबारा लिख के ना पूरा सेम नेट एक्सपोर्ट्स के अंदर एक बार ये लिख लेना। जैसे अभी छोटी सी गलती हुई थी ना आपसे, कभी कभी हम यहाँ पे गलत कर देते हैं और वो जान के ऐसा करेंगे कि अगर उन्हें देना होगा वो इम्पोर्ट्स नेगेटिव में देंगे, लाइक ज़्यादा कर रहे हैं हम। और फिर इसके नीचे आप लिख लो क्या क्या चार सेक्टर्स हैं, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट। जिसके नीचे आप फिर से लिख सकते हो कि इंटरमीडिएट गुड्स नहीं आते और डबल सॉरी रीसेल वाले गुड्स नहीं होते। नेक्स्ट लिखो यहाँ पे वेजेस। ये रेंट की जगह ना आप रेंटल रेट ऑन कैपिटल भी लिख सकते हो।
मैं एक यूपीएससी का क्वेश्चन डिक्टेट करूं इफ यू वांट, लिख लोगे? लिखो, इन एन ओपन इकोनॉमी, जल्दी से लिखना है इसको। अच्छा आराम से लिखो, चलो। कॉमा, इन एन ओपन इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी का मतलब बताऊं? ओपन और क्लोज्ड इकोनॉमी पता है क्या होते हैं? ओपन इकोनॉमी सारे सेक्टर्स हैं, क्लोज्ड इकोनॉमी में हम सिर्फ तीन को लेते हैं, नेट एक्सपोर्ट्स को नहीं लेते, क्योंकि एक्सपोर्ट में हम इंपोर्ट कर रहे हैं ना, इंपोर्ट में फॉरेन की चीज़ें आ गई, इंपोर्ट्स तो आप बाहर से करोगे, तो फॉरेन गुड्स आ रहे हैं, तो वहाँ वो उस सेक्टर को नहीं लेते हम इन अ क्लोज्ड इकोनॉमी। आपको पता ही होगा 1990 से पहले तक इंडिया एक क्लोज्ड इकोनॉमी हुआ करता था, उसके बाद जो एलपीजी वगैरह के रिफॉर्म्स हुए उसने फिर से एक ओपन इकोनॉमी में ट्रांजिशन करी थी, एफडीआई अलाउ करा, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन के चीज़ों को हटा दिया, है ना? थोड़ा सा बेसिक आइडिया है। लिखो, इन एन ओपन इकोनॉमी, ये यूपीएससी 2000 का क्वेश्चन आई थिंक। इन एन ओपन इकोनॉमी कॉमा द जीडीपी ऑफ द इकोनॉमी इज, अब चार पार्ट्स दिए थे इसमें, ए बी सी डी लिख लो, मैं लिखूं? अच्छा ये लिख लिया ना सबने? और ये, हाँ ए बी सी डी, बहुत इजी क्वेश्चन है बट ठीक है। क्या है? बहुत छोटे से हैं ये, ऐसे है ना, इसलिए मैं फटाफट लिख दूंगी। वाई है। oh god, wait, इनकम ना? ओपन इकोनॉमी की बात करें, ध्यान रखना। हम्म, ये तो आपका उसका क्वेश्चन है, ठीक है, अगर मैं ऐसे भी लिख दूं, पहले तो इसका आंसर क्या होगा? सोचो, अभी पढ़ा है हमने क्लोज्ड, सॉरी सी है, ठीक है। किसी ने ए बोला है? हाँ ठीक है। देखो, ये आंसर ठीक होता अगर क्लोज्ड इकोनॉमी की बात करते, बट उनसे आप, उन्होंने आपसे क्या पूछा है? ओपन इकोनॉमी, नेट एक्सपोर्ट्स को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं वो लोग, तो उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक है सी आंसर। और मैं ये बोल रही हूँ कि ये ठीक होता अगर आप होता ऑप्शन में, तो अब ये क्यों ठीक नहीं होता? हम्म, ठीक है, क्योंकि इसमें जैसे मैंने आपको जो एग्जांपल दिया था 600 माइनस 500, उसमें आपका ये हो जाता, तो आपका जो 100 है वो फिगर पॉजिटिव आ जाती, और यहाँ पे आपका 1400 था, तो आपका ओवरऑल आंसर आप देख रहे हो 200 बढ़ गया, तो गलत आ रहा है ना आंसर, इसलिए नहीं लेना ये। समझ आया थोड़ा सा? जीडीपी की डेफिनेशन हो गई, ठीक है। अब देखो जीएनपी, नेक्स्ट टॉपिक इज जीएनपी। देखो मैंने आपको धीरे धीरे ना, मैं ऐसे से मूव कर रही हूँ, जीडीपी के बारे में अभी तक की सारी बातें होगी हमारी, अब नेक्स्ट टॉपिक आएगा जीएनपी, उसके बाद आएगा एनएनपी, ठीक है। फिर उसके बाद में थोड़ा सा जीडीपी का साइड इफेक्ट्स आएंगे कि जीडीपी ठीक तो है बट हम क्यों नहीं ले रहे हैं उसे, जीडीपी के बाद कुछ नए टॉपिक्स आएंगे, ठीक है। देखो जीएनपी लिख लिया, अब उसके नीचे लिखो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब यहाँ पे वर्ड डोमेस्टिक की जगह हट के आ गया, इसका इसमें और डोमेस्टिक में क्या डिफरेंस है? हाँ वो तो फॉर्मूला है बट वैसे,
हम्म। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, जैसे मैंने डोमेस्टिक वाले में बात करी थी कि कोई मतलब नहीं है, अगर इंडियन एम्बेसी बाहर भी खुली है, पैसे हम जीडीपी में इंक्लूड करेंगे, बट अगर मैं एन की बात कर रही हूँ, एन मतलब नेशनल, वो नेशनल सिटीजन है कहाँ का? अगर यहाँ पे एक अमेरिकन सिटीजन काम कर रहा है, हम उसको जीएनपी में नहीं लेंगे। क्यों लेंगे? वो कहाँ का सिटीजन है? तो हम क्यों लेंगे उसे? वो तो अमेरिका के जीडीपी जीएनपी में जाएगा ना, उनके में जाएगा, उनकी जीडीपी में जाएगा, सॉरी। हम नहीं लेंगे उसके चीज़ों को। तो और अगर जैसे मैंने बोला था कि नेशनल की बात करी थी, ये जो मैं अभी कर रही हूँ, और जीडीपी, डोमेस्टिक टेरिटरी की बात जब करते हैं, दो चीज़ों का डिफरेंस होता है, आप कहाँ पर हो और आप सिटीजन कहाँ के हो, ये दोनों मेजर डिफरेंस है। कहाँ के हो वो आ जाएगा आपका डोमेस्टिक में, वो चीज़ कहाँ की है, और आपका नेशनल, आप नेशनल सिटीजन कहाँ के हो, इंडिया के हो, तो इंडिया के इधर आ जाएगा पैसा। और अगर बाई चांस एक इंडियन सिटीजन चाइना में काम कर रहा है, तो उसके पैसे कहाँ आएंगे? इन केस ऑफ जीएनपी, अगर इंडियन सिटीजन चाइना में काम कर रहा है तो कहाँ का नेशनल है, तो कहाँ आएगा पैसे? वो पैसे कहाँ सेंड कर देगा? अपने घर, यहाँ लेकर आएगा वो, ऐसा होगा। इसमें अकाउंट करते हैं। समझ आया नेशनल का मतलब, गरिमा या जी? समझ आ गया? बट बाहर जो एम्बेसी है वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है, उस एम्बेसी में अमेरिकन भी काम कर सकता है। वी डोंट केयर, इट्स अबाउट द एम्बेसी, वो है कहाँ की? इंडिया की है ना। अमेरिकन सिटीजन भी काम कर रहा है, चाइनीज सिटीजन भी काम कर रहा है, कहीं का भी कर रहा है, मुझे उससे मतलब नहीं, इंडियन भी काम कर रहे हैं वहाँ पर। बट अगर उसी एम्बेसी में कोई और, जैसे कोई और कंट्री का इंसान काम कर रहा है, जीएनपी में जाएगा उधर, वो हम जीएनपी में नहीं इंक्लूड कर पाएंगे ना, वो हमारे पैसे तो नहीं आ रहे हैं, हमारी कंट्री में नहीं आएगा ना उस केस में। लिखो फिर शायद समझ आए। जीएनपी इज द टोटल वैल्यू, GNP is the total value of the goods and services by the residents of India. GNP is the total value of goods and services by the residents of India within an accounting year. और उसका ही नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम ये जो हम जी से एन पे कैसे जा रहे हैं, जी से एन पे कैसे जा रहे हैं, प्लस एन एफ आई ए, वो क्या होता है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। बेसिकली क्या होता है, ये डिफरेंस होता है, कितना पैसा हम बाहर के लोगों को दे रहे हैं और कितना पैसा हमारी कंट्री में आ रहा है, उसका डिफरेंस निकालते हैं। जब भी आपको जीडीपी से जीएनपी में जाना होता है, तो आपको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करना होता है। ठीक है? नहीं समझ आया? लिखो पहले तो, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज द डिफरेंस बिटवीन द इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड for rendering या providing factor services and the income paid for the factor services to the citizens of abroad या नॉन रेसिडेंट्स लिख सकते हो। income paid for the factor services
rendered by non-residents. पूरा बोलती हूँ दोबारा. Net factor income from abroad is the difference between the income received from abroad for rendering factor services and income paid for the factor services rendered by non-resident. अगर मैं simple words में बोलूँ, हम कितने पैसे foreigners को, हम कितने पैसे दे रहे हैं और हमें कितने पैसे मिल रहे हैं. जो foreign में हमारे citizens काम कर रहे हैं ना, उन्हें भी तो कुछ पैसे मिल रहे होंगे, और हमारी कंट्री में जो नॉन रेसिडेंट्स हैं उन्हें भी पैसे दे रहे हैं. अब कभी कभी क्या होता है, सपोज, दोबारा बोलूं, देखो, जीडीपी प्लस एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इज इक्वल्स टू जीएनपी. जीडीपी लिखा है मैंने, वही है, जीडीपी प्लस एनएफआईए इज इक्वल्स टू जीएनपी. ठीक है. देख लिया. नेक्स्ट टॉपिक, थोड़ा सा जो मतलब दोबारा बोलो. हाँ हाँ, बट बेसिकली वो है कहाँ का सिटीजन, ये कॉन्सेप्ट है. ठीक है, ऐसा होता नहीं है. वी नो देयर आर सो मेनी कॉन्सेप्ट जो प्रैक्टिकल लाइफ में और रियल लाइफ में और थ्योरेटिकल लाइफ में बहुत अलग है. बट बात ये कि इसके कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो हम समझेंगे, वो ये अज्यूम कर रहे हैं कि एक सिटीजन है, वो पैसे अपनी कंट्री में सेंड कर रहा है, पूरा नहीं कर रहा, कुछ तो कर रहा होगा, कुछ अपने पास रख रहा है, फिर वो जा रहा है घूमने, वो सब फिर से एक्सपेंडिचर में आ जाएगा. जो हमने दूसरे मेथड्स पढ़े हैं ना, उसमें कैलकुलेट हो जाएगा. बट पर्टिकुलरली अगर हम जीएनपी की बात करें तो उसमें स्पेसिफिकली कौन आते हैं. तो इतना डरने की बात है. इंडियन सिटीजन या जिस भी जगह की जीएनपी निकल रही है वहाँ के लोग. ठीक है, ये होता है. उनकी उनकी अर्निंग को हम कैलकुलेट करते हैं या इन्वॉल्व करते हैं. नेक्स्ट लिखो. नेशनल इनकम को क्या बोलते हैं? जैसे मैंने तो जीडीपी बोला है. एनएनपी एट या एमपी. मैं इसकी फुल फॉर्म बताती हूँ. फैक्टर प्राइस होता है या मार्केट प्राइस होता है? फैक्टर फैक्टर कॉस्ट होता है. एनएनपी है ना. अब क्यों फैक्टर कॉस्ट क्यों होगा? क्योंकि उसमें हम मार्केट की चीज़ों को इन्वॉल्व. अच्छा, मैं इस पे क्यों आई हूँ? डिफरेंस बताने के लिए. अब दो कॉन्सेप्ट्स आएंगे यहाँ पर. मार्केट प्राइस. कोई गुड मार्केट में गए अगर, तो उस पे क्या क्या लगता है? टैक्स लगता है. इनडायरेक्ट टैक्सेस लगेंगे उस गुड के ऊपर. अच्छा, इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब पता है ना, और डायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? ये बहुत बेसिक चीज़ है, बट समटाइम्स वी शुड नो द बेसिक थिंग्स. गुड. तो बेसिकली, अच्छा, तो बेसिकली क्या होता है, जो डायरेक्ट टैक्स होते हैं वो आपकी इनकम पे लग रहा है. जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है, वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जांपल इज जीएसटी, है ना. हर चीज़ पे लग रहा है. कोई भी गुड आप कंज्यूम कर रहे हो, कोई भी चीज़ों पे जो लग रहा है ना, वो जो देना पड़ रहा है आपको. अब जो इनडायरेक्ट टैक्स है ना, वो ऐसा होता है कि आपने गुड नहीं खरीदा तो आपने नहीं दिया. बट इनकम और जो डायरेक्ट टैक्सेस है ना, वो आप इवेड नहीं कर सकते हो, आप मिस आउट नहीं कर सकते, वो देना ही पड़ेगा. दैट इज अ कंपल्सरी पेमेंट, राइट. सो अब क्या पढ़ेंगे हम? मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के बारे में. जैसे कोई गुड मार्केट में गया, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हो जाती है? सबसे पहले इनडायरेक्ट टैक्सेस, और क्या माइनस करना पड़ेगा? सब्सिडीज हटानी पड़ेंगी. ठीक है, देखो, एमपी, एफसी के अंदर ना नॉर्मल नेशनल इनकम लिखो. नेशनल इनकम के, या आप ये भी लिख सकते हो मार्केट प्राइस ऑफ फैक्टर कॉस्ट एंड एफसी. लिखवा देती हूँ इफ यू वांट, बट इसमें
इसमें नेशनल इनकम के बारे में पढ़ रहे हैं। जैसे मैं अभी तक बात कर रही थी जीडीपी की, तो हम कभी कभी सोचते हैं नेशनल इनकम क्या जीडीपी होती है? नहीं, नेशनल इनकम एनएनपी होती है। जब मैं स्टार्टिंग क्लास से ला रही थी ना, अब यहाँ पे लिंक आपको समझ आएगा। जीडीपी और एनएनपी, मैंने आपको बोला था ग्रॉस में सब आएगा, बट एनएनपी में नेट आ रहा है। तो सबसे पहले ग्रॉस से नेट में जाने के लिए मैं कन्वर्जन समझाने वाली हूँ यहाँ पे, इसलिए मैं ऐसे लाई हूँ कि मैंने पहले जीडीपी लाई, फिर अब मैं एनएनपी ला रही हूँ। ठीक है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की, बट स्पेसिफिकली अगर आपको नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है तो आपको ये करना पड़ता है। ठीक है, तो पहले तो मार्केट प्राइस पे आपका क्या इंक्लूडेड होता है? इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूडेड होते हैं, और क्या इंक्लूड नहीं होता? सब्सिडीज नहीं होती। तो आप लिखोगे प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। आपको अगर सपोज किसी क्वेश्चन में मार्केट प्राइस तक पहुंचना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसमें आपको इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड करना पड़ेगा और सब्सिडीज को हटाना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में कोई भी चीज जा रही है टैक्स लगेगा उस पर और सब्सिडीज हट जाएंगी सारी। और इसका उल्टा, अगर किसी क्वेश्चन में या कहीं पे आपको फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, फैक्टर मतलब व्हेन यू आर प्रोड्यूसिंग समथिंग, जब तक आप एक प्रोडक्शन स्टेज पर हो, क्या आप उसमें टैक्स इन्वॉल्व कर सकते हो? क्या यू आर प्रोड्यूसिंग समथिंग और क्या मैं उस पर जीएसटी लगा लूंगी? वो मार्केट में गया ही नहीं ना गुड, में कैसे लगा लूंगी जीएसटी? ये वो केस है। तो आपको कहीं पे कभी भी फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? फैक्टर कॉस्ट पे जाना पड़ेगा, तो आपको इनडायरेक्ट टैक्स को और सब्सिडीज, प्रोड्यूसर्स को सब्सिडीज मिलती है ना। अभी मैं बताती हूँ, आप लिखो अगर आपको एफसी पे जाना है तो आप क्या करोगे? इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करोगे प्लस सब्सिडीज करोगे, और अगर आपको मार्केट प्राइस पे ही रहना है तो आप क्या करोगे? इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड कर दोगे और सब्सिडीज को माइनस कर दोगे। अब ये ना मैंने इस पॉइंट पे सारे बेसिक को जो टर्मिनोलॉजीज है एक्सप्लेन कर दिया। अब कन्वर्जन एक बार सीखते हैं। तो आपको समझ आया ना प्रणव ये वाला टॉपिक? गुड। तो अब आपको जाना है, सपोज जीडीपी एट एमपी से एनएनपी एट एफसी पर। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत तो जिसके पास थोड़ा सा इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड नहीं है वो बताएगा मेरे को कौन है? एक तो वो है, और आप में से भी कोई है? था? नहीं थी? नहीं थी ना इकोनॉमिक्स? थोड़ा सा आप इंटरेक्ट करना आप, ठीक है? अब डोंट फील प्रेशराइज्ड, ओके, बिकॉज एवरीथिंग यू आर लर्निंग इज न्यू फॉर यू। तो आपको जितना समझ आ रहा है बी कंफर्टेबल। मेरे को ग्रॉस से अगर नेट पे जाना है, मैं क्या करूंगी? मैं उससे, हाँ गुड, बट ग्रॉस से अगर नेट पे जाएंगे तो हम क्या करेंगे? बोलो बोलो। दे सी देर इज नो पॉइंट, आप यू आर लर्निंग, ठीक है? लर्न जब हम करते हैं ना बहुत बेसिक से करते हैं, दैट इज वेरी गुड। और जितना समझ आए जस्ट स्पीक अप सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड वेयर यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, ठीक है? तो ग्रॉस से आपको नेट पे जाना है। मैंने बोला था ग्रॉस में सब आता है, नेट में सब नहीं आता। तो नेट में क्या हट जाता है? डेप्रिसिएशन, ठीक है? देखो बहुत अभी तक मैंने जितना समझाया था ना वो फिर से आ रहा है यहाँ पर। ग्रॉस से अगर मेरे को नेट में जाना है, क्या हट जाएगा? डेप्रिसिएशन हट जाएगा, ठीक है? अब मेरे को डोमेस्टिक से एन पे जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? को क्या करूंगी? इतना समझ आया? एनएफआईए पता है ना? डिफरेंस होता है कि कितनी इनकम आ रही है, कितनी इनकम अब्रॉड जा रही है, उसका डिफरेंस होता है एनएफआईए, ठीक है? क्योंकि क्वेश्चन में ना आपको डायरेक्ट नहीं दे देंगे एनएफआईए, अगर वो ऐसे बोलेंगे कि हमारी कंट्री में अब्रॉड के सिटीजन इतने हैं, इतना अर्न कर रहे हैं, और हमारी कंट्री के फॉरेन में इतने सिटीजन हैं एंड दे आर अर्निंग दैट मच, तो आप खुद नेट निकालोगे, डिफरेंस निकालोगे। अब एमपी से आपको एफसी में जाना तो क्या करोगे? अभी मैंने आपको बताया एमपी में क्या क्या इंक्लूडेड है, मार्केट में क्या ऑलरेडी है, और क्या क्या है। अब लेकिन मैं एफसी पर आ रही हूँ। FC is basically you're producing something. When you're producing, you're not going to pay any tax. So basically, what you have to subtract is, अब आ गया ना? अभी तक कोई डाउट? अब इससे ना आप बहुत अच्छे अच्छे फॉर्मूलेस खुद बना सकते हो, बनाते हैं। कहाँ पर? एमपी में तो है, एमपी में है ना? क्यों? तो वो हटा रहे हो?
जो इंक्लूडेड है वही तो हटा रहे हो। अगर इसमें आपका सपोज इसमें इनडायरेक्ट टैक्स आपका 10 रुपये का था और अगर सब्सिडीज आपको 5 रुपये की मिली है, इमेजिन अगर आपका इनडायरेक्ट टैक्स कितने का है, 10 रुपीज़ का है और सब्सिडीज आपको 5 रुपीज़ की मिली है, ठीक है, तो मार्केट में ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है। कैसे इंक्लूडेड है? इनडायरेक्ट टैक्स ऐड हुआ हुआ है और सब्सिडीज माइनस हुई हुई है। इतना समझ आए? अब इससे आपको एफसी पर आना है, तो अगर आपका ऑलरेडी ये सब इंक्लूडेड है, आपको हटाना पड़ेगा। एफसी पे आने के लिए मुझे इनडायरेक्ट टैक्स को हटाना पड़ेगा और मुझे सब्सिडीज को ऐड करना पड़ेगा। बिल्कुल उल्टा हो गया। तो कहाँ डबल आ रहा है? कुछ डबल समझ आ गया ना? नहीं है ना डबल यहाँ पर। एक बारी था, उसको रिवर्स कर दिया, अब ऐसा हो गया। अब दूसरी चीजें बताओ, फॉर्मूलेज। और फॉर्मूले तो नहीं है, ये कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर मैं ऐसे बोलूं आपको, इससे इस पे जाना है, इसका आप ही लोग बताओगे मेरे को, मैं नहीं बताऊंगी। पहले लिखो जैसे मैंने बताया ना अभी, क्योंकि इनिशियल स्टेज है, ऐसे ही लिखो आप जैसे मैंने बताया। उसके बाद आप एरोज बना बना के करो। व्हेन वी लर्न वी हैव टू डू फ्रॉम द दिस स्टेप ओनली। आपको आता है क्या? नहीं आ रहा? हे भगवान, सही में नहीं आ रहा? किस किस को समझ नहीं आया? एक बार मेरे को हाथ उठा के दिखा दो। ठीक है, 2 बच्चों को नहीं आ रहा है। What do you want from me? Like, what should I do? Start. ये बस इतना मैथमेटिकल टर्म समझ नहीं आया है। मैथ्स तो है ही नहीं है, बेसिकली यू हैव टू कन्वर्ट। क्योंकि आप 11th में अभी आए हो ना, और ये इंट्रोड्यूस नहीं एक बार भी हुआ, इसलिए शायद आपको नहीं आ रहा होगा। कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। अभी तक जीडीपी पढ़ा है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में हम पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन क्या है, कभी कभी हम नेशनल इनकम को जीडीपी से डिनोट नहीं करते हैं। नेशनल इनकम को हम एनएनपी से डिनोट करते हैं। तो अब जीडीपी से एनएनपी जाने का कोई प्रोसीजर तो होगा ना, तो ये प्रोसीजर है। जीडीपी भी ठीक है, एनएनपी भी ठीक है, वो डिपेंड करता है कि व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट। आर वी टॉकिंग अबाउट जीडीपी या एनएनपी, है ना? क्या हम बात कर रहे हैं? अगर हम जीडीपी की बात कर रहे हैं तो ठीक है, नॉर्मल जो मेथड्स मैंने सिखाया ना उससे वही निकल रहा है। बट अगर मैं बोलूँ नेशनल इनकम निकालो, तो मेरे को ये निकालना पड़ेगा एनएनपी, है ना? और एनएनपी तक जाने के लिए मैंने सबसे पहले ग्रॉस से नेट बताया कैसे जाते हैं। कैसे जाते हैं? ग्रॉस से नेट पे कैसे जाओगे? ठीक है। और डोमेस्टिक से आपको इस पे जाना है, नेशनल पे, प्लस। देखो इसकी बात नहीं कर रही मैं अभी बस बता रही हूँ कि इफ यू आर गोइंग फ्रॉम डोमेस्टिक, डोंट लुक एट दिस, लेट्स जस्ट टॉक अबाउट नॉर्मल थिंग। जीडीपी से आपको एनएनपी पे जाना है। अभी उस पे ना, उसके लिए आएंगे जिन बच्चों को आ गया है, वो क्वेश्चन उनसे डिस्कस करूंगी। इतना बताओ मेरे को, जी से एन पे जाने के लिए क्या करोगे? डेप्री डेप्रिसिएशन। ओके, डेप्रिसिएशन मतलब कितनी वैल्यू कम होगी। एक एसेट है उसकी वैल्यू कम होती है, वही है डेप्रिसिएशन। ठीक है, सिंपल। अब डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है। नहीं, माइनस नहीं, प्लस होगा ना। इनकम, एन एफ आई ए मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। आपको समझ आ रहा है? मैं नाम भूल गई, मुस्कान ना, मैं पता नहीं, समझ आ गया ना? अब पी तो सेम ही है, बट अगर आपका एमपी है, एमपी से एफसी पे जाना है, कैसे? मार्केट में तो था इनडायरेक्ट टैक्स, इसमें नहीं है। इसमें सब्सिडीज नहीं था, इसमें सब्सिडीज है, खत्म, सिंपल। ऐसे इतने लेंदी क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बट यू शुड नो दिस। आ गया समझ? ये तीनों मेथड थे। कैलकुलेशन सीख लिया कि डिनोट कैसे करते हो, जीडीपी क्या होती है, एनएनपी क्या होती है, कन्वर्ट आपको अगर एमपी से एफसी पे जाना होगा आप कैसे करोगे। अब नेक्स्ट चीज देखो, नेशनल इनकम पढ़ लिया हमने। पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम क्या होता है? एक इंसान कितना अर्न कर रहा है, टोटल पॉपुलेशन। अगर जीडीपी
मनी के टर्म्स से बात करेंगे, परसेंटेज पे नहीं। अगर अब परसेंटेज पे तो करने की जरूरत नहीं, अगर आपकी कंट्री की जीडीपी 10 लाख है और आपकी कंट्री की पॉपुलेशन 1 लाख है, तो हर इंसान के पास कितना पैसा आ रहा है, दैट इज पर कैपिटा इनकम। ठीक है, आया समझ? क्या? नहीं, मैं ऐसी फिगर दे रही हूँ ना जो थोड़ी सी समझ है, आप मेरे फिगर्स की बात कर रहे हो ना। हाँ हाँ, रियल तो बहुत डिफरेंट है। इनइक्वालिटी आ गई ना वहाँ पे, इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कॉन्सेप्ट्स आ गए। देखो, पहले तो नॉर्मल आप पढ़ते जा रहे हो कि क्या क्या है, फिर जब हम इसको पढ़ते हैं ना, फिर हम समझते हैं यार ये तो हो ही नहीं रहा एक्चुअल इकोनॉमी में। एक्चुअल में सबके पास 1000 रुपए हैं? नहीं है। मैं बहुत स्मॉल टर्म पे, क्या सबके पास 1 करोड़ रुपए हैं? हम अब रिलेट कर पाएंगे, 2 करोड़ है सबके पास बैंक अकाउंट में अभी? तो यू कैन नॉट रिलेट। पर कैपिटा, हाँ, बहुत सारे साइन हैं जो डिनोट करते हैं कि अगर कम से कम इतनी, इतना होना चाहिए। फिर उसको हम चेक करते हैं डिफरेंट चीज़ों को लगा के कि क्या इतना है, नहीं है, क्या होना चाहिए, है ना, ये सब उसमें देखते हैं। ये हो ना, देखो। हम्म। ब्रेक ले लो।